हेलो दोस्तों। शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स। आवाज़ आ रही है सबके पास? सबके पास आवाज़ आ रही है? सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, सभी एक बार शेयर कर दीजिए। सभी फ्रेंड्स से मेरा अनुरोध है, सभी एक बार शेयर कर दीजिए। सभी के पास आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीथिंग। आई थिंक सबके आप पास आवाज़ आ रही होगी। यस, गुड इवनिंग एवरीथिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल केदार सैनी। चैप्टर वाइज जो सीरीज की मैं बात कर रहा था वो पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं खुद आगे से ही खुद ही करूँगा। और सुबह के टाइम पे आप लोगों के चैप्टर वाइज सीरीज टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें चैप्टर के बारे में मैंने कल आपको बताया था। चैप्टर के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर के बारे में डिस्कस करके उसके बारे में एक दो लेक्चर डाल के उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ओके 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 दर, थैंक यू। बाकी का हम लोग अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और पेपर आप लोगों का सॉल्व करते हैं। आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सूरज, बिल्कुल गुड इवनिंग। नए फ्रेंड्स जो हैं अभी जो कनेक्टेड हैं वो एक बार शेयर कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। फटाफट आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन जो पहला है, प्रकाश के उप परिपथों में अधिकतम अनुमेय भार होता है। प्रकाश के उप परिपथों में अधिकतम अनुमेय भार होता है। कितना भार, मतलब कि उप परिपथ जो होते हैं हमारे लाइटिंग जो सर्किट होते हैं उनमें कितना लोड हम लोग मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, लाइटिंग सर्किट जो होते हैं, लाइटिंग सर्किट होते हैं, लाइटिंग जो सर्किट होते हैं घरेलू सर्किट जिन्हें कहते हैं उप परिपथ, लाइटिंग सर्किट उप परिपथों में मैक्सिमम, ध्यान रखना, मैक्सिमम 800 वाट का लोड कनेक्ट किया जाता है। कितना कनेक्ट किया जा सकता है दोस्तों? मैक्सिमम कितना लोड कनेक्ट किया सकता है? 800 वाट का लोड कनेक्ट किया जा सकता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एचएल जी, गुड इवनिंग। बाकी के नए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। अभी हम लोग धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन में आप लोगों को हर पेपर में ही नॉर्मल एक सामान्य क्वेश्चन डालता हूं जिसके जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। धारा को डीसी कहा जाता है। कब कहा जाता है? धारा की डीसी कब कहते हैं? आप लोगों को अच्छी तरह से पता है डीसी किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा चेंज नहीं होती। डीसी किसे कहा जाता है? जिसमें परिमाण और दिशा
चेंज नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, डीसी। अगर एसी की बात करेंगे तो एसी क्या होता है, जिसमें समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों क्या होती हैं, चेंज होती हैं, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिस इज एसी, मतलब कि इसमें करंट हमारी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है और हमारा परिमाण मतलब उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन डीसी की अगर बात करें तो डीसी अकॉर्डिंग टू टाइम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, अर्थात उसके परिमाण में कोई चेंजेस नहीं आता। ये दो क्वेश्चन जो थे नॉर्मल क्वेश्चन थे, बिल्कुल ही एकदम सामान्य क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन जो था आप लोगों का क्या है, प्रकाशीय परिपथों में अधिकतम लोड कितना लगाया जा सकता है, 800 वाट लगाया जा सकता है। कितना लगाया जा सकता है दोस्तों, 800 वाट। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो था कि धारा को डीसी कहा जाता है, कब कहा जाता है, जब माप समय के साथ समान रहता है। माप जब समय के साथ क्या रहता है, समान रहता है। बहुत इजी से क्वेश्चन थे दोनों, जिसका आंसर आप लोगों को बहुत आसानी से दे देना चाहिए था। तो सभी का आंसर मोस्टली सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, इसका आंसर भी आप लोग आसानी से दे सकते हैं अगर आप लोगों ने पीछे कुछ कैपेसिटर वाला लेसन पढ़ा है तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिसका आंसर आप लोग जल्दी से देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाँ दोस्तों फटाफट आंसर आना चाहिए। तीसरे का आंसर दो फटाफट, जो डिस्प्ले पर आप लोगों के है। बिल्कुल मुकेश बिल्कुल सही, केदार बिल्कुल सही, सूरज बिल्कुल सही। मुकेश गलत है आप लोगों का, केदार बिल्कुल सही, मुकेश का गलत है। कैसे है देखो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम लोग कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं, कैपेसिटरों को यदि सीरीज में अगर जोड़ा जाता है, तो मैंने कल भी डिफाइन करके इस चीज को समझा दिया था, एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से। तो अगर दो या दो से अधिक कैपेसिटर अगर श्रेणी में जुड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू जो निकाली जाती है 1/C1 प्लस 1/C2। अगर आपसे ये पूछा जाता कि समांतर में जुड़े हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, यहाँ पर कम होगा या निम्न होगा, निम्न होगा या कम होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान रखना जब श्रेणी क्रम में दो या दो से अधिक कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं, तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस जो होती है वो जुड़े हुए सबसे छोटे कैपेसिटर से भी कम होती है। अर्थात मैंने क्या कहा, यहाँ 10 माइक्रोफैराड जुड़ रहा है, सपोज कर लो यहाँ 20 माइक्रोफैराड जुड़ रहा है, तो ध्यान रखना इसकी टोटल कैपेसिटेंस जो होगी वो 10 माइक्रोफैराड से भी क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना जितने ज्यादा कैपेसिटर श्रेणी में जोड़े जाएंगे, टोटल धारिता का मान उतना ही कम होता जाता है। लेकिन समांतर में जब टोटल कैपेसिटेंस याद करने की बात आ जाए, C1 और C2 दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं किसी भी वोल्ट की बैटरी के साथ, तो टोटल धारिता सभी के योग के बराबर होती है। कितनी होती है, योग। तो यहां पर क्या होगा, उच्च होगा। क्या होगा, उच्च। रेजिस्टेंस जो होता है उसके अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में समांतर में ऐसे याद करते हैं, श्रेणी में डायरेक्ट R1 प्लस R2 करते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर बिल्कुल दलवीर बिल्कुल प्रणाम, यहां पर क्या होता है, यहां पर उल्टा होता है। क्यों होता है वो भी मैंने कल समझाया था। अगर कल वाला किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा या कल लाइव नहीं आए होंगे, तो अब डेली डेली उसी चीजों को वापस रिपीट करना, बच्चे जो डेली आते हैं लाइव वो बोरियत महसूस करेंगे। क्यों, क्योंकि वही चीज मैं बार बार रिपीट करूं तो ठीक नहीं रहता। तो इसके लिए आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग जो लेसन, राम राम बिल्कुल, राज चौधरी बिल्कुल राम राम, तो कोई दिक्कत आती है तो मैंने दोनों लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट पूरा कंप्लीटली आप लोगों को अपलोड कर रखा है। किसके ऊपर, हमारा जो एसआर टेक यूट्यूब चैनल है, या इसी चैनल पर आप लोगों को पूरा कंप्लीटली लेसन मैंने आप लोगों को अपलोड कर रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे विद्युत स्थितिक कहते हैं, जिसके अंदर कैपेसिटर को श्रेणी संयोजन, समांतर का संयोजन सारा पढ़ा रखा है। बाकी का मैंने यहाँ पर बता दिया है जितना आप लोगों को बताना चाहिए था यहाँ पर पेपर को सॉल्व करवाते हुए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, फटाफट आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके सामने। हाँ दोस्तों, आपके सामने नया क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नया क्वेश्चन, राम राम योगेश, बिल्कुल राम राम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा। आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा फटाफट जल्दी से। बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्गों की संख्या क्या होती है? बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्गों की संख्या क्या होती है? फटाफट आंसर दो। हाँ, दलवीर सिंह बिल्कुल सही, सूरज बिल्कुल सही, दलवीर सिंह बिल्कुल सही, मुकेश कुमार यादव बिल्कुल सही। बेरी प्रकार ट्रांसफार्मर होता क्या है उसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। बेरी का मतलब होता है, ट्रांसफार्मरों को बेसिकली हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मतलब कि कोर की बनावट के आधार पर। पहला होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। क्या होता है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर में जो फ्लक्स का मार्ग होता है, फ्लक्स मार्ग जो होता है वो एक होता है। और दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर जिसमें फ्लक्स के मार्गों की संख्या 2 होती है। और यहां पर अगर हम बात करें वेरी टाइप ट्रांसफार्मर की या वेरी टाइप ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो वहां पर मार्गों की संख्या जो होती है, फ्लक्स के मार्गों की संख्या जो होती है, फ्लक्स मार्गों की संख्या जो होती है वो 2 से ज्यादा होती है। ध्यान रखना, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बाइंडिंग्स बंधी रहती है इसके अंदर 2 लिंबों पर बंधी रहती है, आमने सामने के लिंबों पर। किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के कोर टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी इन लिंबों पर बंधी रहती है, जबकि इन दोनों पर जो बाइंडिंग्स होती वो एक ही लिंब पर बंधी रहती है, एक ही लिंब पर बंधी रहती है। ध्यान रखना। सेल टाइप में क्या होता है? सेल टाइप में इस तरह से, इस तरीके से क्या करते हैं, फ्लक्स के मार्गों की संख्या 2 होती है। हम लोग देखेंगे कि वाइंडिंग्स जो होगी मध्य वाले लिंब पर बंधी रहेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक फ्लक्स का मार्ग यहां होगा और एक फ्लक्स का मार्ग यहां होगा। ये किस में होता है? सेल टाइप में। किस में होता है? सेल टाइप में। अगर फ्लक्स के मार्गों की संख्या 2 से अधिक हो, हाँ, फ्लक्स के मार्गों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक मतलब इधर भी एक, हम लोगों ने इसे बोला जाता है लिंब। इसे क्या बोला जाता है? लिंब, LIMB, लिंब। या बाइंडिंग्स जहां बंधी रहती है उसको भी बोला जाता है लिंब। क्या बोला जाता है? लिंब। इस बीच वाले लिंब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड वाले लिंब से 1.5 टाइम्स रहता है। कितना रहता है? 1.5 गुना रहता है। ध्यान रखना इस चीज का। क्या रहता है? 1.5 गुना रहता है। ध्यान रखना इस चीज का। बेरी टाइप में क्या होता है? इस तरह से बहुत सारे लिंब होते हैं और जितने ज्यादा लिंब होंगे बेरी टाइप भारी होता जाएगा, उसमें फ्लक्स के मार्गों की संख्या ज्यादा होती जाएगी और कोर का आकार बढ़ता जाएगा और वो भारी होता जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो वेरी टाइप बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो प्रयोगशाला में ही करते हैं, बेसिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। तो फ्लक्स के मार्गों की संख्या कितनी होती है वेरी टाइप में? अनेक होती है। कितनी होती है? अनेक होती है। ध्यान रखना, वेरी टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के मार्गों की संख्या कितनी होगी? अनेक। अब हम लोग आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिसके बारे में आप लोग बात करेंगे। नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नया क्वेश्चन फटाफट आप लोगों के सामने लेकर आते हैं हम लोग। फटाफट आंसर दीजिएगा। नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, अब थोड़ा मजा आएगा आप लोगों को सवाल करने में, क्योंकि अभी तक तो इजी क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट वैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आंसर दीजिएगा फटाफट। आंसर आना चाहिए आप लोगों का। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ तो उसके बाद
पहुंच रहा है आप लोगों के पास क्वेश्चन, क्योंकि आंसर डिले से आ रहा है, आंसर लेट से आ रहा है आप लोगों का। मुकेश कुमार यादव का आंसर आया है, लेकिन आंसर गलत है। केदार सैनी का आंसर आया है, देखते हैं आंसर सही है या गलत है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी लोड पर ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियां कैसे याद की जाती है? 1/x का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज। फुल लोड कॉपर लॉसेज 1/x का स्क्वायर क्या है? 1/x क्या है यहां पर? फुल लोड की तुलना में लोड। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि फुल लोड पर जो आप लोगों के लॉसेज हैं वो कितने हैं? 1600 वाट। फुल लोड पर जो कॉपर लॉसेज हैं, फुल लोड पर जो कॉपर लॉसेज हैं वो आप लोगों के पास कितने हैं? 1600 वाट। कितने हैं दोस्तों? 1600 वाट। किसी को कोई समस्या? आपसे पूछा गया है कि लोड कर घटाकर 75 पूर्ण लोड पर क्या लॉसेज होंगे? 75% लोड कर दिया, 75% लोड के हैं 4900 वाट। दे रखे नहीं दे रखे क्वेश्चन में? ये लॉसेज दे रखे हैं 7/8 लोड पर। मैंने कहा 4900 वाट कॉपर लॉसेज है। आपसे पूछा क्या फुल लोड कॉपर लॉसेज क्या होगा? तो 7 को मल्टीप्लाई किया 49 और 8 उठी 64। अब पूछा आपसे क्या है? फुल लोड पर कॉपर लॉसेज। क्या पूछा है? फुल लोड पर कॉपर लॉसेज। ये याद करना है मुझे, ये याद करना है। तो फुल लोड पर कॉपर लॉसेज याद करेंगे। फुल लोड कॉपर लॉसेज अगर याद किया जाएगा तो फुल लोड कॉपर लॉसेज कैसे याद करेंगे? देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4900 इंटू 64 बटे ये नीचे आ जाएगा 49 से 49 कट जाएगा। कितनी बार गया? 100 बार। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 6400 वाट। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 6400 वाट। देखो समझो एक बार, 7/8 लोड पर कितना है? 4900। 7/8 लोड पर कितना है? 4900। 7/8 लोड पर कितना है? 4900। तो 7/8 लोड पर कितना हो? फुल लोड पर कितने कॉपर लॉसेज होंगे? तो ध्यान रखना 7/4900 और यहां पर 7/8 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर 7 7 49 और 8 उठी 64। फुल लोड पर कॉपर लॉसेज याद किया तो फुल लोड पर कॉपर लॉसेज आप लोगों का क्या होगा? 4900 वाट। तो 49 यहां पर जो है आप लोगों देखो 49 से 49 कटा 100 बार, 64 को 100 से मल्टीप्लाई किया 6400 वाट। समझ में आ गया किसी को? कोई दिक्कत? इसमें कोई गलती नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसा बार बार गलतियां नहीं होती। वो तो क्या है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन पहले करवा नहीं, क्लासों में बहुत बार क्वेश्चन करवाया है और सही करवाया, वो तो बाई मिस्टेक हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्यों अनिल भाई, अभी भी समझ में नहीं आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। योगेश शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। 900 वाट के आयरन तथा 1600 वाट के लोहानिया तथा 1600 वाट के कॉपर लॉसेज सौ केवीए ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता पर कितना होगा? अधिकतम क्षमता पर होगा, ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता पर होगा। देखो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 56.3 केवीए, 50 तो 50 अधिकतम दक्षता जो होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो 80 to 90% के बीच होती है हमारी, मतलब 75% से अबव होनी चाहिए तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है तो आप कहोगे फुल लोड पर। कब होती है? फुल लोड पर। अगर आपसे पूछा जाए किसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? फुल लोड पर। और मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन है वो है आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज, बराबर कॉपर लॉसेज। ध्यान रखना, आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज। ध्यान रखना कितना होगा? कॉपर लॉसेज। आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज। आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज जब होंगे तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ऐसी कंडीशन में क्या होगी? मैक्सिमम। तो यहां पर तो आप लोग ऑप्शन देखकर ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन 133 वाट है जो कि केवीए, सॉरी, चूंकि 100 केवीए से ज्यादा हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 100% से ज्यादा लोड कनेक्ट किया जाए। और सी जो ऑप्शन है आप लोगों का वो क्या होगा? हमारा 75 केवीए, 75 केवीए। तो ये हमारा लगभग कितने 75% लोड पर चल रहा है, तो यही इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। बाकी के जो ऑप्शन है वो या तो 100 केवीए से ज्यादा है या 50% लोड, तो 50% लोड पर तो एफिशिएंसी इतनी होती नहीं है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? 75% लोड पर। कितने पर? 75%। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस से भी आप लोग आंसर दे सकते हो। कब होगी? 75%। यहां पर 80% लिखा होता तो आप 80% भी लिख सकते थे। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल 75%, सी आंसर सही है आप लोगों का। अनिल कुमार, जीके की क्लास की अगर बात करें तो जीके क्लासेज आप लोग लेना चाहते हैं, साइंस की क्लास तो लेते नहीं हो सुबह यार, जीके की क्लास लोगे आप लोग? बिल्कुल 75 केवीए, केदार सैनी, बिल्कुल वेरी गुड। अनिल कुमार वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
दलवीर सिंह, प्रतिरोध बिल्कुल सही, सी। एक बात ध्यान रखना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, उसमें क्या पूछा गया है? उसमें पूछा गया ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि पर शक्ति ह्रास है जो किसके कारण होता है? एक बात ध्यान रखना, कॉपर लॉसेज जो होते हैं, कॉपर लॉसेज जो होते हैं वो I²R होते हैं। क्या होते हैं? या तो वो करंट के कारण होते हैं, कौन सी करंट के कारण? लोड करंट के कारण, और या होते हैं वो किसके कारण? रेजिस्टेंस के कारण, अर्थात प्रतिरोध के कारण। प्रतिरोध के कारण कॉपर लॉसेज होते हैं। तो यहां पर आंसर क्या सही है आप लोगों का? प्रतिरोध, क्योंकि यहां पर हमारी करंट के बारे में तो कहा ही नहीं गया है। एडी करंट की अगर बात करते हैं तो एडी करंट लॉसेज होते हैं वहां पर। यहां पर प्रतिरोध के कारण हमारा क्या होगा? कॉपर लॉसेज होगा। रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा? हमारा कॉपर लॉसेज होता है। और एक बात ध्यान रखना, कॉपर लॉसेज जो होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर नो लोड पर शून्य होते हैं, फुल लोड पर मैक्सिमम होते हैं, और ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए तो फुल लोड पर कॉपर लॉसेज बराबर आयरन लॉसेज। फुल लोड पर कॉपर लॉसेज बराबर आयरन लॉसेज, और फुल लोड पर कॉपर लॉसेज बराबर आयरन लॉसेज, यही उच्चतम दक्षता की शर्त भी है। उच्चतम दक्षता की शर्त कभी ट्रांसफार्मर के अंदर पूछ लिया जाए उच्चतम दक्षता की शर्त क्या होगी? कभी ट्रांसफार्मर के अंदर पूछ लिया जाए कि उच्चतम दक्षता की शर्त क्या होगी, तो आप क्या लगोगे? आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज। आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज, ध्यान रखना, ये मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन भी होती है। मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन भी होती है, ध्यान रखना। मैक्सिमम इफिशियंसी की क्या होती है? कंडीशन भी होती है। आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जो क्वेश्चन अभी आप लोगों को पढ़ाया था उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है थोड़ी सी। ध्यान रखना, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया है यहां पर, और क्वेश्चन वही है। आंसर का जवाब, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। लाइव कम आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? नाइन्थ में डी, बिल्कुल सही। आप लोगों से जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है? आप दिए गए भार धारा के लिए ताम्र हार ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको प्रतिरोध ज्ञात हो। किसी भी दिए गए लोड के लिए, दिए गए लोड करंट के लिए कॉपर लॉसेज कब याद करोगे? वही बात है I²R, जब आप लोगों को क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है। जब आपको क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों की डिस्प्ले पर अभी आने वाला है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आंसर आना चाहिए सही। दयाल जाट, CITS रिजल्ट कब आएगा? CITS रिजल्ट आप लोगों का जल्दी आ जाता है, क्योंकि इनका ज़्यादा रिजल्ट रखते नहीं है ये लोग।
तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 तारीख तक आ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि CITS का जो रिजल्ट होता है वो लंबा खिंचता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि एडमिशन सेशन ऑलरेडी वैसे ही आगे जा चुका है, तो एडमिशन पहले ही हो जाना था, तो CITS का जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा आप लोगों का। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो आप लोगों के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है वितरण ट्रांसफार्मर लो हानि को न्यूनतम रखने के लिए डिवाइस डिजाइन किए जाते हैं। लो हानियों को न्यूनतम रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? कोई रीजन बताओ आप लोग। एक बात ध्यान रखना है इसमें, पहला जो एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के ऊपर ऑल टाइम जो प्राइमरी अगर सप्लाई आ रही है पीछे से यदि सप्लाई आ रही है तो प्राइमरी हमेशा सप्लाई से कनेक्टेड रहेगी, और प्राइमरी अगर सप्लाई से कनेक्टेड रहेगी, सेकेंडरी को चाहे हम लोग ओपन रखें, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर प्राइमरी को हमने लाइन से कनेक्ट कर दिया तो इसमें सप्लाई जाना स्टार्ट हो गया। अगर लोड कनेक्ट नहीं करेंगे तो कॉपर लॉसेज नहीं होंगे, कॉपर लॉसेज नहीं होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आयरन लॉसेज जो हैं वो हमेशा नो लोड टू फुल लोड फिक्स रहते हैं, नो लोड टू फुल लोड फिक्स रहते हैं। ध्यान रखना, फुल लोड क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर फिक्स कॉपर हमारे आयरन लॉसेज हो रहे हैं, आयरन लॉसेज जब फिक्स हो रहे हैं, जब मैंने लोड कर यहां से सप्लाई दे दी तो इसके अंदर आयरन लॉसेज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आयरन लॉसेज जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपने सप्लाई दे दी तभी फ्रिक्वेंसी आ गई इसके अंदर। तो बेसिकली देखा जाए तो आप यही कह सकते हो, सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही फ्लक्स इसके अंदर जनरेट होता है, तो उसी के अनुसार इसके अंदर क्या होंगे? आयरन लॉसेज होंगे। तो आयरन लॉसेज जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि यार पावर का लॉसेज कम हो, क्योंकि कॉपर लॉसेज तो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, लोड डालेंगे तो होगा, नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। लेकिन जो फिक्स लॉसेज है, जो 24 घंटे होते हैं, उन लॉसेज को अगर कम कर दिया जाए तो हमारा पावर लॉसेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? बाकी कॉपर लॉसेज तो तभी होंगे ना जब आप लोड कनेक्ट करोगे, लोड कनेक्ट नहीं कर रहे तब तो होंगे ही नहीं। लेकिन कुछ लॉसेज ऐसे जो हमेशा होते रहते हैं, और तो उनको तो कम करें तभी तो फायदा रहेगा कि यार दिन भर में, पूरे दिन में तो बहुत सारा लॉसेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहां पर वितरण ट्रांसफार्मर का प्राइमरी पूरे 24 घंटे के लिए अर्जित रहता है, मतलब कनेक्ट रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कॉपर लॉसेज को क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी शुद्ध प्रेरक धारा द्वारा शक्ति क्षय होता है। कितना होता है? फटाफट आंसर दो इसका। प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर, प्योर इंडक्टिव सर्किट की अगर बात करें, प्योर इंडक्टिव सर्किट की अगर बात की जाए, उसमें पावर क्या होता है? कितना होता है? बताओ फटाफट आंसर दो। प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर क्या होगा? सुन इधर देखो, प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है? पावर शून्य होता है। उसका रीजन क्या है कि पावर फैक्टर, यहां पर पावर फैक्टर थीटा की जो वैल्यू होती है, यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री। कितना रहता है? 90 डिग्री। तो पावर क्या होती है? V × I × cos 90,
और cos 90 की वैल्यू अगर बात करेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। क्या रहेगी, जीरो रहती है। तो P बराबर V इंटू आई इंटू जीरो, और पावर क्या हो जाएगी, जीरो। अतः पावर शून्य होगी। पावर क्या होगी, शून्य होगी, बिल्कुल होगी शून्य। समझ रहे मेरी बात, ये क्या होगी हमारी प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर का मान क्या होगा, शून्य होगा, कोई पावर नहीं होती है। और ना ही ध्यान रखना प्योर कैपेसिटिव के अंदर होती है। कैपेसिटर में क्या होता है, यहां पर तो लैग कर रहा है ये, और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर अगर बात करेंगे तो कैपेसिटिव के अंदर क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहां पर भी 90 डिग्री रहता है, यहां पर भी पावर का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा। पावर का मान क्या रहेगा, प्योर इंडक्टिव हो चाहे प्योर कैपेसिटिव हो, दोनों के अंदर पावर का मान क्या होता है, शून्य होता है। प्योर इंडक्टिव हो या प्योर कैपेसिटिव हो, दोनों के अंदर पावर का मान क्या होगा, शून्य होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों के सामने बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक सीधा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जनरेटर का योग ढलवा लोहे का बना होता है क्योंकि, देखो पहली बात तो ये सस्ता होता है, दूसरी बात चुंबकीय पथ प्रदान करता है, और तीसरी बात यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। योग क्या होता है, योग उसे कहते हैं जो आउटर बॉडी होती है। आउटर जो बॉडी होती है उसे क्या बोला जाता है, योक। पहले बात तो क्या कर रहा है, एक तो सस्ता होता है, और दूसरी बात क्या होता है, ये यांत्रिक आलम्ब, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है बाहरी चोटों से, या और क्या कर रहा है, उसके स्थापित करने का कार्य कर रहा है। और इसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, फ्लक्स को क्या कर रहा है, मार्ग प्रदान करने का कार्य कर रहा है। फ्लक्स को क्या कर रहा है, मार्ग प्रदान करने का कार्य कर रहा है, ध्यान रखना। इसलिए ही हम लोग ज्यादातर देखा जाए तो ढलवा लोहे का इसको बनाया जाता है। योग क्या होता है, जो बाहरी जो होता है, बाहरी जो हमारा होता है उसे बोलते हैं योग। बाहरी बॉडी जो होती है उसे कहा जाता है योग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर, फटाफट आंसर दीजिएगा। एक माइक्रोफेरड बराबर क्या होगा, एक माइक्रोफेरड, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 10 की घात -6 फेरड। क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, और पीको का मतलब होता है 10 की घात -12। ध्यान रखना इस चीज का, समझ में आई बात। तो ये फेरड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -6 फेरड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है, आप लोगों को आसानी से आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फटाफट आंसर दीजिएगा। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन आप लोग उसमें देखने की बजाय यहाँ पर देखिएगा, छठे डी ऑप्शन जो है उसको थोड़ा सा सही कीजिएगा। डी ऑप्शन है 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, डी ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने ये है, जिसमें 10 की घात 18 लिखना छूट गया। तो पहला ऑप्शन जो आप लोगों के पास दे रखा है वो 6 × 10⁻12, दूसरा दे रखा है 6 × 10⁻10, तीसरा दे रखा है 6 × 10⁻15,
और चौथा ऑप्शन है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। डी में जो ऑप्शन है वो देखिएगा, उसमें 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन और लगाइएगा डी में। डी जो ऑप्शन है वो 10 की घात 18। बिल्कुल, कैसे, इधर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। आपको पता है I बराबर क्या होता है, Q/T। ये धारा का सूत्र होता है। अगर Q याद करना होता है तो Q क्या होता है, Q होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो n याद करना चाहूंगा तो Q/E, Q की वैल्यू जो कितनी है, Q की वैल्यू कितनी है, Q कितना है 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है 1.602 × 10⁻−19। -19 कहाँ जाएगा ऊपर, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का। इसको अगर मैं ऐसे काटूंगा तो 0.6242 बार जाएगा। तो n बराबर 0.6242 इंटू 10⁻19 क्या, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक यहां पर इस दशमलव को एक स्थान इधर खिसका दूंगा, 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। समझ में आया किसी की बात, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल के दिन आपसे ये पूछ सकता है 1 माइक्रोकूलाम में कितना आवेश होगा, कल के दिन ये पूछ सकता था 10 माइक्रोकूलाम में कितना होगा या 10 मिलीकूलाम में कितना होगा। तो आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, Q बराबर होता है n इंटू ई, 1 पर 1.602 इंटू 10⁻−19 होता है। तो 10 पे कितना होगा 10 गुना, 20 पे कितना होगा 20 गुना, 100 पे कितना होगा 100 गुना। तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। n का निकालना चाहूंगा तो Q ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। कितना आवेश दिया, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम में किसका भाग दे देंगे, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻−19। -19 ऊपर गया, प्लस का हो गया, प्लस का 19 हो गया। अब देखो 1.602 का 1 में भाग दूंगा तो 0.6242 बार जाएगा। 10 की घात 19 एज इट इज आ गया, 10 की घात 19 यहाँ पर एज इट इज आ गया। तो 10 की घात 19 यहाँ पर पॉइंट यहाँ लग रही है, अगर पॉइंट को एक स्थान इधर खिसकाऊंगा तो यहाँ से, मतलब ये 19 थी, 10 इधर ले आया मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ आ जाएगी 10। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट आराम आ रहा है ना समझ में केदार भाई, क्यों अनिल जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, जिसको पढ़िएगा। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए फटाफट। हाँ भाई, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 15वां क्वेश्चन का आंसर। इधर समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझाता हूं आप लोगों को। यदि किसी कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हो, घड़ी की दिशा में, तो एक बात ध्यान रखना, ये कॉइल है एक, देखो इधर, ये कॉइल है जिसमें करंट इधर से गई, ऐसे इसमें करंट मूव होते हुए गई, तो मेरा हाथ कैसे रोटेट हो रहा है बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहां से अगर ये ऐसे कॉइल की गई है तो करंट भी ऐसे ही मूव होती हुई आगे बढ़ेगी इसमें। तो कैसे करंट गया है, क्लॉकवाइज। यहां से करंट दिया तो इस सिरे को कहते हैं नजदीकी सिरा। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं नजदीकी सिरा, ध्यान रखना। और करंट गई है किधर, इधर। तो करंट कैसे घूमी है, ऐसे, ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ी है,
ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रही है करंट, तो ये कैसे घूम रही है बताओ? ये क्लॉकवाइज घूम रही है। तो क्लॉकवाइज एस जो होता है वो क्लॉकवाइज को शो करता है। ऐसे घूम रही है करंट, अर्थात क्लॉकवाइज। करंट कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? दक्षिणावर्त। समझ में आ रहा है ना? मैंने देखा करंट इसमें कैसे घूमी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो आप दो चीज बनाइए, एक तो एस बनाइए और एक एन बनाइए। एक एन, एन जो हमें मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है वो किधर होता हुआ दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एस जो क्लॉक घूमता हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, अगर किसी कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जिधर से करंट दी है वो सिरा एस पोल होगा और दूर वाला क्या होगा? एन पोल होगा। समझ में आई मेरे भाई? समझ में आई मेरे बात? जिधर से करंट दी गई है, जिधर से करंट दी गई है, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को कौन सा कर रहा है? एस। तो जिधर से करंट दी गई है वो एस पोल होगा और दूसरा क्या होगा? एन पोल। यदि किसी कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे? इधर देखो, ऐसे ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इधर से करंट दी है, इधर जा रही है, तो कैसे करंट घूम रही है? देखो ऐसे ऐसे। मेरा हाथ कैसे रोटेट हो रहा है? उल्टी दिशा में ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो ये ऐसे ही करंट रोटेट होती हुई जाएगी। यहां पर कौन दर्शाता है? एन दर्शाता है एंटी क्लॉकवाइज को। कौन दर्शाता है? एन। एन भी ऐसे ही रोटेट होता हुआ, तो ये एन पोल होगा, ये एस पोल होगा। अब सवाल में जो कहा गया है वो ऐसे कहा गया, तो नजदीकी पोल कौन सा होगा? साउथ पोल, अर्थात दक्षिण ध्रुव होगा। क्या होगा? दक्षिण ध्रुव होगा। ध्यान रखना क्या होगा। समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? अगर किसी कॉइल में क्लॉकवाइज है तो एस, एंटी क्लॉकवाइज है तो एन। नाम से बोला एंटी क्लॉकवाइज मतलब नजदीकी एन, क्लॉकवाइज मतलब कि दक्षिणावर्त दक्षिणी ध्रुव और वामावर्त उत्तरी ध्रुव। समझ में आई बात? नजदीकी पोल क्या होगा? अगर वामावर्त हो, इसे वामावर्त बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त। और वामावर्त का मतलब होता है उत्तरी, ये नॉर्थ पोल होगा। क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। समझ में आई बात? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, अगर आप लोग इसको समझे हो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर है। फटाफट आंसर आना चाहिए। आंसर जल्दी। कोई भी अस्थायी चुंबक की अगर बात करें, अस्थायी चुंबक कौन सा होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकालने पर या चुंबकीय बल हटा लेने पर वह वापस से क्या हो जाता है? चुंबकत्व खो देता है। कोई भी अस्थायी चुंबक क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है उसमें चुंबकीय गुण तब तक ही बना रहेगा जब वो चुंबकीय बल या चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर होगा या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होगा, तभी उसके अंदर चुंबकीय गुण बना रहेगा। तो आप लोगों का 16वें का जो क्वेश्चन है, जब चुंबकीय बल हटा दिया जाता है तो अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चुंबकत्व क्या कर देता है? खो देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, निम्न नियम प्रेरित
ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण उत्पन्न करता है का विरोध करते हैं कि खोज किसने की? प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण का विरोध करता है कि खोज किसने की। मतलब समझ में आना जरूरी है, आप लोगों के समझ में क्या आना जरूरी है कि उत्पन्न होने वाला ईएमएफ उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। तो ये लेंज ने दिया था। किसने दिया था? लेंज का नियम क्या कहता है? किसी भी कॉइल में उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ होता है वो उसी कारक का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। और किसका विरोध करता है? वो फ्लक्स परिवर्तन का। किसका करता है? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। किसका करता है? फ्लक्स परिवर्तन का। किसी भी कॉइल में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, किसी भी कॉइल में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ उसे उत्पन्न करने वाले कारक अर्थात फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। क्योंकि ध्यान रखना, कहीं पर भी कोई ईएमएफ जनरेट होगा तो वो d∅/dt अर्थात फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। जब फ्लक्स परिवर्तन की दर इसके अंदर से गुजरेगी तो इसके अंदर जो करंट डेवलप होगा उस करंट के कारण बनने वाला फ्लक्स क्या करेगा? इस फ्लक्स का अपोज करता है। जो फ्लक्स बाहर से आ रहा है उसी फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। और इसे ही कहते हैं हम लेंज का नियम। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन, मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के डाले हैं आज, और तो उनको देखिएगा। ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं? ट्रांजिस्टर होता क्या है? ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर मतलब किसी भी कमजोर सिग्नल को किसी हाई रेजिस्टेंस सर्किट से गुजारा जाए, किसी भी कमजोर सिग्नल को यदि किसी भी हाई रेजिस्टेंस सर्किट से गुजारा जाए तो वह एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती है। मान के चलो ये कोई सिग्नल है जो कमजोर होगी, यहाँ पर किसी हाई रेजिस्टेंस सर्किट से गुजारी जाएगी, हाई रेजिस्टेंस सर्किट से गुजारी जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड वापस से क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है? हमारा आयाम, या हिंदी में क्या, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है, वहां से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ध्यान रखना। तो ये काम जो करता है हमारा, कौन करता है? ट्रांजिस्टर। कौन करता है? ट्रांजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर एक हाई रेजिस्टेंस सर्किट होता है जो 3 भागों से बना होता है। 3 भाग होते हैं इसमें। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक भाग बड़ा भाग होता है, एक भाग थोड़ा छोटा होता है, एक भाग बड़ा होता है और एक भाग बिल्कुल ही छोटा रहता है। ये जो बड़ा भाग होता है इसके अंदर डोपिंग की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। मतलब इसे लाइटली डोप्ड किया जाता है। डोपिंग मतलब मिलावट। जो P और N प्रकार के अर्धचालक जो होते थे, P और N प्रकार के जो अर्धचालक होते थे, उनको अगर इनके अंदर मिलाते हैं तो बहुत कम मिलाते हैं। इसको कह सकते हैं लाइटली डोप्ड होता है, बहुत कम डोपिंग की जाती है। ये जो होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा डोपिंग किया हुआ होता है, इसे बोलते हैं मध्यम डोपिंग। क्या बोलते हैं? मीडियम डोपिंग या मध्यम डोपिंग होती है इसके अंदर। ये जो भाग होता है सबसे बड़ा होता है, इसे बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? कलेक्टर। और इसे बोला जाता है एमीटर। क्या बोला जाता है दोस्तों? एमीटर। जो बड़ा ही बड़ा भाग होता है उसे बोला जाता है कलेक्टर, जिसके अंदर डोपिंग क्या होती है? बहुत कम होती है। जो छोटा भाग होता है, बड़े से छोटा, जो मीडियम साइज का होता है, उसे बोला जाता है एमीटर। क्या बोला जाता है? एमीटर। बड़ा ही बड़ा भाग कलेक्टर, बड़ा ही बड़ा क्या? कलेक्टर, उससे छोटा एमीटर।
और सबसे छोटा जो भाग होता है, सबसे छोटा जो भाग होता है वो हमारा जो होता है उसके अंदर बहुत ही कम, सॉरी, इसके अंदर बहुत कम डोपिंग की जाती है। ये होता है लाइटली डोप्ड, ये होता है मीडियम डोप्ड, मध्यम डोपिंग बिल्कुल, और ये होता है हाई डोप्ड। क्या होता है? हाई डोप्ड, हाई डोप्ड। जो हमारा एमिटर भाग होता है वो उसके अंदर डोपिंग बहुत ज्यादा की जाती है, जो हमारा कलेक्टर होता है उसके अंदर डोपिंग कम की जाती है, और जो बेस होता है उसके अंदर डोपिंग की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। डोपिंग की मात्रा उसके अंदर क्या होती है? बहुत कम होती है, ध्यान रखना। तो ये जो बीच वाला भाग है यही हाई रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, यही क्या करेगा? हाई रेजिस्टेंस जनरेट करता है, ध्यान रखना। हाई रेजिस्टेंस जो जनरेट करता है वो कौन सा करता है? बीच वाला भाग होता है, ध्यान रखना। यही जो बेस भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोला जाता है दोस्तों? बेस। बेस मतलब आधार। कलेक्टर भाग होता है उसके अंदर डोपिंग की मात्रा कम होती है, मतलब कि मध्यम होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। और जो हमारा बेस भाग होता है वो लाइटली डोप, मतलब नाम मात्र की डोपिंग की जाती है, नाम मात्र की डोपिंग की जाती है। उसके अंदर सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर में की जाती है, इसमें थोड़ी कम, और इसके अंदर बहुत कम डोपिंग की जाती है। समझ रहे आई बात? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन। तो कितने टर्मिनल हो गए? 1 2 3। कितने टर्मिनल हो गए? 3 टर्मिनल इसके अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पर। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं इसमें? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कहा गया है कौन कौन से टर्मिनल है। तो पहला है कलेक्टर, दूसरा है बेस, और तीसरा है एमीटर। क्या है? एमीटर। तीसरा कौन सा है? एमीटर। ध्यान रखना, तीसरा कौन सा है? एमीटर। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली होते तो बहुत प्रकार के हैं, एफईटी की बात करूं, मॉसफेट की बात करूं, या फिर हमारी यूजेटी की बात करूं, वो भी एक प्रकार के ट्रांजिस्टर ही हैं। लेकिन अगर वैसे हम डायरेक्टली ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो ट्रांजिस्टर बेसिकली वैसे जो होते हैं इस प्रकार के, वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, यदि ये पी प्रकार अर्धचालक है, इसके अंदर एन प्रकार है, इसके अंदर पी प्रकार है, तो ये कहलाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या कहलाएगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है दोस्तों? ऐसा। इसमें ये हमारा कलेक्टर, ये हमारा एमीटर, ये हमारा बेस, और इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ होती है, एमीटर से बेस की तरफ। ये होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। कैसा होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहां पर अगर बात करेंगे तो ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस, तीनों भाग होते हैं। यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो बेस से एमीटर की तरफ होती है। किधर होती है? बेस से एमीटर की तरफ होती है। ये हमारा क्या होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर की अगर बात की जाए तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो मैक्सिमम 400 मीटर तक ही सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। 400 मीटर तक ही सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। अगर आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मैक्सिमम कर सकता है, वैसे तो 101 मीटर ही करता है, लेकिन ज्यादा आपको एम्पलीफाई करना है तो ट्रांजिस्टर की जगह क्या यूज कर सकते हैं? ट्रांजिस्टर की जगह क्या यूज करते हैं? एम्पलीफायर। क्या यूज करते हैं? एम्पलीफायर। जो काम ट्रांजिस्टर करता है वही एम्पलीफायर करता है, लेकिन एम्पलीफायर क्या करता है? ज्यादा एम्पलीफाई करने का कार्य करता है, उच्च एम्पलीफाई करने का कार्य करता है। और ज्यादा अगर एम्पलीफाई करना है तो ऑसिलेटर का यूज करते हैं। ऑसिलेटर का यूज कहां करते हैं? या देश विदेश तक अगर सिग्नलों को भेजना हो, या हजारों किलोमीटर तक, या एक उपग्रह से दूसरे, तो वहां पर ऑसिलेटर का यूज करते हैं। मिनिमम तो आप 1 मीटर भी ले सकते हो देवेंद्र,
ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम हम लोग कम से कम जो चीज होती है हम लोग 1 मीटर, आज मैंने इससे रिमोट की अगर बात करूं, इस रिमोट के द्वारा मैं कैमरे को सेट करता हूं। कैमरे का ये रिपोर्ट है, कैमरे के नजदीक ले जाऊंगा तो भी वर्क करेगा, ये कैमरे से दूर ले जाऊंगा तो भी वर्क करेगा, लेकिन दूर अगर ज्यादा ले जाऊंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके अंदर क्या यूज किया गया है? ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? ट्रांजिस्टर। ऐसा नहीं है कि मिनिमम कितनी दूर करेगा, मैं उसके टच कर दूंगा तब भी ये वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा? तब भी ये क्या करेगा? वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम चीज मेजर की जाती है, मैक्सिमम चीज। ऐसा नहीं है कि एम्पलीफायर को नजदीक वाले में यूज कर ले तो एम्पलीफायर वर्क नहीं करता है, एम्पलीफायर तब भी वर्क करता है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन जब हमारा काम एक ट्रांजिस्टर से चल रहा है तो एम्पलीफायर क्यों लगाएंगे? कई सारे ट्रांजिस्टरों से मिलकर बनता है एम्पलीफायर, कई सारे ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किटों को मिलाकर हम एम्पलीफायर का निर्माण करते हैं, और कई सारे एम्पलीफायर को मिलाकर हम लोग ऑसिलेटर का निर्माण करते हैं। जब ऑसिलेटर आप लोगों को इतना, ऑसिलेटर की अगर बात करूं तो ऑसिलेटर क्या होता है, हम लोगों को बहुत एक देश से दूसरे देश तक सिग्नल भेजना है, या एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक सिग्नल को अगर हम लोग करना है तो वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ऑसिलेटरों का प्रयोग करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ये भी एक कॉन्सेप्ट वैसे क्वेश्चन है जिसको हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिसको हम लोग देख लेते हैं। फटाफट आंसर आना चाहिए। नीरज, फिटर की क्लासेस नहीं चलती है, अगर आपका साथ बना रहा सबका तो फिटर की क्लासेस भी हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। इस पर फिटर की क्लासेस भी जल्दी से स्टार्ट कर दी जाएगी, अगर आप लोगों का सभी का साथ बना रहा तो फिटर की क्लासेस भी जल्दी से स्टार्ट कर दी जाएगी। एक देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने कह रहा है वो ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में एक कुंडली से दूसरी कुंडली को विद्युत शक्ति का स्थानांतरण कैसे होता है। एक बात ध्यान रखना, ये होती है कोर, जो किसकी बनी रहती है? सिलिकॉन स्टील की। किसकी बनी रहती है? और इसकी एक कॉइल इधर लिंब पर बंधी रहती है और दूसरी कॉइल इधर लिंब पर बंधी रहती है। यहां से मैंने दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या दी? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा दी। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा कॉइल में जाके चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और वो चुंबकीय ऊर्जा इस कोर के द्वारा सेकेंडरी तक गई, और सेकेंडरी तक जाकर वापस से वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम लोग कहां पर ले लेते हैं? लोड पर प्राप्त कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा, फ्लक्स ही तो प्राइमरी से सेकेंडरी तक गया, तो ये मैग्नेट एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हुई है। कैसे रूप हुई? मैग्नेट ऊर्जा के रूप में या मैग्नेट एनर्जी के रूप में प्राइमरी से सेकेंडरी तक, मैग्नेट एनर्जी के रूप में ही है प्राइमरी से सेकेंडरी तक क्या हुई है? ट्रांसफर हुई है। ध्यान रखना, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ही प्राइमरी से सेकेंडरी तक क्या हो रही है? ये ट्रांसफर हो रही है। नीरज, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी फिटर की क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूं यहाँ पर, क्योंकि चैनल अभी चालू किए बहुत दिन नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने फिटर के और सारे सब्जेक्टों की ना करके इलेक्ट्रिकल की ही मैंने क्लासेस स्टार्ट की। मैं अभी पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से नीरज आप लोगों के लिए फिटर की भी और अन्य ट्रेडों की भी क्लासेज आप लोगों के सामने स्टार्ट की जाए, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, आप लोगों से कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है, तो आपका आंसर आना चाहिए अनंत। क्या आना चाहिए? अनंत। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए। क्या होती है? अनंत होती है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कौन सा लिंक होता है? चुंबकीय लिंक होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कौन सा लिंक होता है? चुंबकीय लिंक होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। ध्यान रखना, रिलक्टेंस कितना होता है?
शून्य होता है। रिलक्टेंस कितना होना चाहिए? शून्य। शून्य होता नहीं है बेसिकली, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए शून्य माना जाता है। रिलक्टेंस आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए शून्य माना जाता है। रेजिस्टेंस भी अनंत नहीं होता, लेकिन आप लोग कहोगे आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए अनंत ही मेजर किया जाता है ताकि वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट नहीं हो। समझ में आई बात? अब लोग सुबह मॉर्निंग में वापस से आप लोगों के सामने मैं वापस रिटर्न आता हूं। कितनी बजे? 7:30 बजे। हाँ, कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देवेन ध्यान रखना, मैग्नेट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है और मैग्नेट एनर्जी इस कोर के द्वारा सेकेंडरी तक पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? कोर के द्वारा सेकेंडरी तक पहुंचती है। सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे इलेक्ट्रिकल की थ्योरेटिकल क्लासेस में लूंगा, जिसमें मैं डीसी मशीन के बारे में, डीसी मोटर के कुछ टॉपिक्स उठा के चलूंगा, डीसी मोटर के, और उसके बाद मैं डीसी जनरेटर के ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर स्टार्ट करूंगा। हम आप जो बच्चे कह रहे थे कि चैप्टर वाइज लेके चलें, तो हम डीसी जनरेटर के ऑब्जेक्टिव उठा के चलेंगे, लेकिन कल जो समझाने वाला हूं मैं वो डीसी मोटर के बारे में थोड़ा सा वहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं। और कल सुबह 7:30 बजे लाइव क्लासेस रहेगी डीसी मोटर की। किसकी? डीसी मोटर की। और 9 बजे जो लाइव क्लासेस रहेगी वो आप लोगों की रहेगी किसकी? जिसकी होती है ऑलरेडी, किसके? फिजिक्स की। फिजिक्स की क्लासेस 9 बजे, 7:30 बजे लाइव क्लासेस जो रहेगी आप लोगों की वो डीसी मोटर की रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम लोग कल मिलते हैं वापस से सुबह 7:30 बजे और वापस से 9 बजे, फिर कल वापस से इसी टाइम पर। तब तक के लिए गुड नाइट, आराम से सोइए आप लोग, और कल आके वापस से मिलते हैं आपको।